धन्यवाद सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का। सबसे पहले मैं आज विजयदशमी महापर्व है, आप सबके माध्यम से मैं बड़ौदा निवासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को, देशवासियों को विजयदशमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये महापर्व आप सब के लिए मंगलमय हो। ये महापर्व असत्य पर सत्य की जीत का महापर्व है। इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, बड़ौदा का ये उपचुनाव चल रहा है और पिछले लगभग 7-8 दिनों से भी हर गांव में लोगों से वो मिलने का अवसर मिल रहा है। आज लोगों का एक ही मन है कि हम सरकार में साझेदारी और सरकार के साथ जो बड़ौदा का विकास है उस विकास को और गति देने के लिए आज वो योगेश्वर दत्त जी, उनके साथ उन्होंने मन बनाया जाने का, कमल का फूल खिलाने का। हमारे जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, भाजपा और जदयू के संयुक्त प्रत्याशी योगेश्वर दत्त जी, और पिछले जो 6 वर्षों में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, और इस 1 वर्ष के अंदर जो हमारा गठबंधन की सरकार चली है, मनोहर लाल जी और दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो अगाध हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास के कार्य हुए हैं, उसमें बड़ौदा भी कहीं पीछे नहीं रहा। बड़ौदा के अंदर भी, बड़ौदा के लोग भी, क्योंकि जब गांव के अंदर जाना होता है, आज वो इस बात का ध्यान करते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो काम विकास के हुए हैं और इन 6 वर्षों के अंदर जो विकास के कार्य हुए हैं, उनके बारे में वो तुलना करते हैं। गांव के लोग बखूबी इस बात की भी चर्चा करते हैं कि जो पैसा गांव के विकास के लिए इन 5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 6 वर्षों में आया है, उतना पैसा 1 साल पहले ही इलेक्शन हुए थे, उसमें आपके बड़े बड़े 8 मंत्री हार गए थे। हालांकि आप भाग्यशाली हो कि आप लोकसभा में चुने गए थे, आप भी मंत्री थे उस समय। आपके विधानसभा से भी आपका जो विधायक, जो आपने जो उम्मीदवार उतारा हार गया था, अगर समान विकास हुए थे तो सारे मंत्री क्यों चुनाव हार गए थे? देखिए, मैंने अभी चर्चा भी की है, जिस प्रकार की योजनाएं मनोहर लाल जी ने बनाई हैं, हरियाणा के अंदर एक गरीब माँ बाप को तो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसका बेटा सरकारी नौकरी लग जाएगा। मैं कल कहीं गांव के अंदर गया और वहाँ के बुटाना गांव के अंदर भी मैं गया, वहाँ के सरपंच महोदय बैठे थे, गांव के मौजूद लोग थे। उन लोगों ने एक चर्चा की, एक बात पूरी गांव की जनसभा में कही कि भाई हमारे गांव से 50 युवाओं को रोजगार मिला है। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने गांव वालों को कहा कि आप पिछला 20 साल का 2014 से पहले का भी रिकॉर्ड देख लीजिए कि कितने युवाओं को मिला। एक भी युवा का कोई 5 पैसे खर्च नहीं हुआ। जिस भी युवा ने 100 रुपये का फार्म भरा उसको घर बैठे नौकरी मिल गई है। ये मनोहर लाल जी के
कार्यकाल के अंदर ये सिस्टम बना है जिसके अंदर आम बच्चे को भी वो नौकरी मिली है, क्योंकि हमने सिस्टम बनाया है। और सिस्टम के अंदर क्योंकि लोग जब जनता के बीच में जाते हैं, मैंडेट जनता का है और जनता जो फरमान देती है उसको स्वीकार करना पड़ता है। परंतु मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 47 सीटें थी और 40 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है। कई सीटें हैं, कई लोकल भी कोई कारण हो सकते हैं, परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता का विश्वास मनोहर लाल जी की सरकार की तरफ बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। आप नारायण विधानसभा से जो विधायक रहे हैं, अब जो है उच्चतर से सांसद रहे हैं, एक राजकुमार सैनी जी आपकी विधानसभा से रहे हैं, आप एक तरह से सांसद रहे हैं, जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका यहाँ क्या रहेगा आपके हिसाब से, क्या आपको लगता है? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति कभी कहीं से चुनाव लड़ता है, कभी कहीं से लड़ता है, अपने आप ही लड़ता है, किसी और को शायद मौका नहीं देता। सैनी साहब, धर्मपाल वर्मा जी, आप एक हफ्ते से विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि जो आपके सहयोगी जननायक जनता पार्टी के लोग हैं, उनके वोटर्स हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या वो समन्वय में वोट देना चाहते हैं, दे रहे हैं या नहीं? ये आपने देखा हुआ है? देखिए, मैं गांव के अंदर जा रहा हूं, जैसा मैंने कहा है कि पिछले लगभग 7-8 दिनों से गांव के अंदर जाना हो रहा है और जो मेरे कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर ज्वाइंट भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के कार्यकर्ता मिलकर के गांव के लोगों का सामूहिक रूप से कार्यक्रम हो रहा है। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के भी 29 तारीख को कार्यक्रम है। 29 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़ौदा हलके में रहेंगे। 30 तारीख को चौधरी दुष्यंत चौटाला जी बड़ौदा हलके में रहेंगे और 31 तारीख को फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम हैं। ज्वाइंट कार्यक्रम वो चल रहे हैं। जो कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ता नीचे मिलकर के एकजुट होकर के वो लगे हुए हैं और आज लोगों का भी सरकार के साथ चलने का मन है। उनकी एक ही सोच है कि हमने विकास की गति को और तेज करना है और मिलकर के दोनों हमारे भाजपा और जजपा के कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से नीचे बूथ के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों को वो मिलकर के उनको सरकार की नीतियों के बारे में बता रहे हैं कि जो सरकार हरियाणा प्रदेश को बड़ी तेजी से मजबूती से आगे बढ़ाने में लगी हुई है और बड़ौदा भी उसमें पीछे ना रहे, बड़ौदा का भी विकास तेजी से हो, उसके लिए सभी हमारे कार्यकर्ता मजबूती से लगे हुए हैं। सैनी साहब, आपकी पार्टी और मुख्यमंत्री कंबाइंड है दोनों। सैनी साहब, दोनों को कंबाइंड है। आज आपको गठबंधन 1 साल भी हो गया, पूरा 1 साल। सैनी साहब, आपकी जो सरकार चल रही है गठबंधन की चल रही है, कल कार्यकर्ता सम्मेलन था आपका और साथ में जो गठबंधन सरकार वो पार्टी है वो भी साथ में थे दिग्विजय जी, लेकिन कहीं भी झंडा, कहीं भी निशान, कहीं भी कोई पोस्टर आपके यहाँ नहीं दिखा। सबका साथ, सबका विकास आप बात करके हो। नहीं, आप पीछे मेरे देखेंगे, इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं। गांव के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, गांव में भी दोनों झंडे वहां पर हैं। और एक और मैं आप लोगों की जानकारी में लगा दूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और दुष्यंत चौटाला जी दोनों का ज्वाइंट कार्यक्रम 31 तारीख को है। दोनों बड़ौदा हलके के अंदर ज्वाइंट कार्यक्रम के 5 गाँव का उनका दौरा है वो, क्योंकि सारा का सारा शेड्यूल आप लोगों के बीच में बाद में आ जाएगा। जो कार्यक्रम मैंने आप लोगों को दी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी 29 तारीख को बड़ौदा हलके में रहेंगे और 30 तारीख को आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री वो बड़ौदा में रहेंगे। 31 तारीख को ज्वाइंट कार्यक्रम रहेंगे। सब कार्यकर्ता दोनों दलों के मिलकर के मजबूती से इस चुनाव को लड़ रहे हैं और आज जनता ने भी मन बनाया है कि यहाँ से कमल का फूल खिला करके योगेश्वर दत्त जी को विधानसभा में भेजेंगे और सरकार में साझेदारी करेंगे। सैनी साहब, मैं सुरेंद्र ने, अगर आपकी सरकार इतने अच्छे काम कर रही है तो बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं? चाहे हम पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा की बात करें या परमिंदर सिंह ढुल की बात करें,
दूसरा सवाल मेरा आपके जो सहयोगी बैठे हैं गठबंधन के राणा साहब इनसे भी है कि आप चौधरी देवलाल की नीतियों को चलाने की बात करते हो। आपके पीछे जो पोस्टर लगा है सिर्फ जजपा लिखा हुआ है, ना आपका झंडा ना डंडा, और किसान लगातार जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपकी नीतियाँ तो वो थी। तो दोनों अलग अलग मेरे को जवाब दें। देखिए, जो आपने बात कही है, क्योंकि जो 3 कृषि अध्यादेश ये कानून बने हैं, ये किसान के हित में बने हैं, किसान की मजबूती में बने हैं। और इसके अंदर, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ट्रैक्टर रैली किसान इसके समर्थन में निकाल रहे थे, उस ट्रैक्टर रैली का विरोध करने के लिए किसान नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे। किसान कांग्रेसी भी हो सकता है, किसान बीजेपी का भी हो सकता है, किसान जजपा का भी हो सकता है, किसान इनेलो का भी हो सकता है, किसान हर जगह होता है। परंतु जो मैंने देखा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे वो सत्ता पक्ष है, चाहे वो विपक्ष है। विपक्ष भी अपनी बात जनता के बीच में लेकर के जाता है, पक्ष भी अपना पक्ष जनता के बीच में रखता है। परंतु जिस प्रकार से यात्रा को रोक करके कांग्रेस के लोगों ने वहाँ हुड़दंग मचाया है, वो निंदनीय है। और मैं ये कहना आपको चाहता हूँ, क्योंकि जो ये कानून है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान की मजबूती के लिए बनाए हैं, किसान की आय दुगनी हो उसके लिए बनाए हैं। आप लोग देखिए, इन पिछले 6 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, 6,000 रुपया उसके खाते में पहुंचाया, चाहे 2014 से लेकर के 2020 जो उन्होंने कहा कि 2022 तक किसान की आय को दुगना करेंगे, 1.5 गुना MSP बढ़ाने का काम वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। उसके बावजूद किसान को जोखिम भरी करने का काम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को किया। आप लोग इसका भी आंकलन कर लीजिए कि पिछले वर्षों में, क्योंकि प्राकृतिक आपदा आती है, कभी नहीं भी आती, परंतु कोई बीमारी भी आ जाती है, किसान का फसल खराबा हो जाता है, और उस स्थिति के अंदर जो मुआवजा 2014 से लेकर के 2020 के बीच में इन 6 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने किसान को दिया है, आप पिछला भी आंकलन कर लीजिए और आप किसानों को भी बताइए कि उनकी सरकार में, चाहे भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही है, चाहे इनेलो की सरकार रही है, कितना मुआवजा किसान को दिया है, जितना मुआवजा मनोहर लाल जी की सरकार ने। और अब ये जो दूसरी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, इन्होंने जितना मुआवजा दिया, इतना मुआवजा पूर्व की सरकारों में कभी नहीं दिया गया किसान को जितना अब दिया। आपका धन्यवाद सैनी साहब, लेकिन मेरा सवाल ये ना जिसका आपने जवाब दिया। मेरा सवाल ये था, जो बड़े नेता आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, उसका आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, उनका कोई कारण नहीं है। जैसे श्याम सिंह राणा, उसकी कोई अपनी ग्रीवेंसिस हो सकती है। पार्टी ने उनको सम्मान दिया, उनको जिलाध्यक्ष बनाया, उनको विधायक का टिकट दिया, उनको विधायक बनाया, विधायक बनाने के बाद उनको चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया। अगर कोई कारण हो सकता है, क्योंकि पार्टी है, दल है इतना बड़ा, किसी कारण से टिकट नहीं मिली तो उसकी अपनी ग्रीवेंसिस है। और क्योंकि परमिंदर ढुल तो आपको मालूम ही है, आपके पड़ोसी हैं यहाँ से, आप उनसे भी ज़्यादा पूछ सकते हैं, क्योंकि वो टिकाऊ नहीं है। सर्वप्रथम आप सभी साथियों को और आपके द्वारा समस्त हरियाणा वासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं, पूरे जननायक जनता पार्टी परिवार की तरफ से और गठबंधन की तरफ से भी। देखिए, जो आपने सवाल पूछे, आपके सवाल का वाजिब जवाब मैं देना चाहूँगा। पहला आपका सवाल था कि आपके निशान और आपकी गठबंधन का समन्वय क्यों नहीं दिख रहा। आप अगर जो कहीं भी गांव में जाएंगे, हो सकता है यहाँ आप लोगों को ना दिखे, ये हमारे दोनों पार्टियों के जो सीनियर नेता उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि एक ही प्रत्याशी को चुनाव लड़ना था, इसलिए कमल के निशान पर हम चुनाव लड़ेंगे। और दोनों पार्टियों की सहमति से ही योगेश्वर दत्त को उसमें प्रत्याशी बनाया गया है। पैनल में पूरा बनाया गया, जिसकी अब चर्चा करनी व्यर्थ होगी, जिसमें जेजेपी से भी जो हमारे टिकटार्थी थे वो भी थे और बीजेपी के भी बाकी साथी भी थे। एक प्रॉपर पैनल पे छटनी करके योगेश्वर जी को ये टिकट दी गई है।
रही बात चौधरी देवीलाल की नीतियों की, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब भी बीजेपी और चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाली पार्टी, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो समता पार्टी हो, या पहले जब भी कोई सरकार बनी है, वो बीजेपी और चौधरी देवीलाल की नीतियों से हरियाणा में बनाई गई है। और चौधरी देवीलाल की नीतियों से जो भी सरकारें, जब भी कोई नई व्यवस्था बनती है इस देश में और प्रदेश में, कोई भी नई व्यवस्था है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है, चाहे वो आप वेट का चर्चा करें, चाहे गरीब मजदूर के लिए कन्यादान की व्यवस्था करना उनकी बेटियों की शादी में, चाहे किसी गरीब मजदूर के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, हरिजन जातियों के लिए नंबरदार का, उनके लिए कोई रिजर्वेशन किसी भी तरीके की, वो चौधरी देवीलाल और बीजेपी ने मिलकर बनाई है और उनको लागू किया है। जब भी कोई नया सिस्टम, जब भी कोई नई व्यवस्था की जाती है तो उसकी एक बार चर्चा होती है और विपक्ष उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करेंगे, अगर जो आप वहाँ जाकर देखेंगे, तो पूरे समन्वय से एकजुट होकर आज जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस चुनाव में लड़े हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव आज जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के इस गठबंधन की सरकार की जो नीतियां हैं, इन्होंने जो आज व्यवस्थाएं बनाई हैं, इन्होंने जो लोगों को सुविधाएं दी हैं, जो जनता के हित के कार्य किए हैं, ये उनकी जीत होगी और योगेश्वर दत्त जी यहाँ से भारी बहुमत से विजयी होंगे। क्वेश्चन आपसे दो रहेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन मेरा आपके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ब्रीफ दिया उसके बारे में है। आपने कहा बड़ौदा के अंदर 2 कॉलेजेस हमने दिए हैं, एक बड़ौदा के अंदर, एक भैंसवाल गांव के अंदर। दोनों को, पहली बात तो ये, दोनों गांव के अंदर 6000 से अधिक मत हैं। बड़ौदा के अंदर 9200 मत हैं, तो वही 7200 मत भैंसवाल गाँव के अंदर है। दोनों गाँव के अंदर न तो कोई बिल्डिंग है, न कोई टीचर है, न कोई वहाँ पर कलरक है। 6 एडमिशन तो बड़ौदा के अंदर हुए हैं और 12 एडमिशन भैंसवाल गांव के अंदर हुए हैं। अंत में जब इलेक्शन चला जाएगा उसके बाद ये कहकर उसको बंद कर दिया जाएगा कि यहाँ पर बच्चे नहीं आ रहे हैं। अगर वही मुड़लाना और कथुरा पर आते तो कितना प्रभाव रहता? देखिए, जो आपने बात की है, ये सिस्टम होता है, उसको आप भी जानते हैं, क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद उसकी बिल्डिंग भी बन रही है। बड़ौदा के अंदर तो बिल्डिंग तैयार भी हो गई है, वहाँ बच्चों का एडमिशन भी हो गया। और देखिए, बच्चे आ रहे हैं, शुरुआती है, बच्चे आ रहे हैं, अभी शुरुआत है उसकी। भैंसवाल कला के अंदर वो काम चल रहा है। यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट हुई है बुटाना के अंदर, और आईएमटी की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है, यहाँ पर आईएमटी बनेगा। 2 नेशनल हाईवे इस बड़ौदा को टच करेंगे। क्या भी विकास के मामले में पीछे न रहे, इसका विकास तेजी से हो, उसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और लोग सरकार के अंदर साझेदारी चाहते हैं। लोगों ने आज मन बनाया है कि आज जो हमारा गठबंधन का प्रत्याशी है योगेश्वर दत्त, भाजपा और जजपा का, उसको भारी बहुमत से जिता करके वो विधानसभा में भेजने का मन यहाँ की बड़ौदा की जनता ने बनाया और विकास को और गति देंगे। सैनी साहब, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, इसी के अंदर हर पार्टी का अपना कैडर का वोट बैंक होता है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग बड़ा कैडर माना जाता है। यहीं पर राजकुमार सैनी भी उसके अंदर सेंध लगा रहे हैं, आप कहाँ से उसका पूरा करेंगे? देखिए, कहीं सेंध नहीं लग रही है, हम भी घूम रहे हैं। लोग ये बात, इस बात का मन बना चुके हैं कि अगर यहाँ से वो किसी और को वोट देते हैं तो खराब करने वाली स्थिति है, क्योंकि सरकार मनोहर लाल जी और दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में चल रही है। आज लोग सरकार में साझेदारी बनना चाहते हैं, लोग आज सरकार के साथ चलना चाहते हैं, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का विकास करवाना चाहते हैं। आज जो आपने बात कही है कि राजकुमार सैनी उसमें सेंध लगा रहा है, मैंने इसके बात का जिक्र पहले किया है कि वो तो ऐसा व्यक्ति है कि जहाँ देखा अपने आप जाकर खड़े हो जाओ, वहाँ कोई और व्यक्ति नहीं है क्या भी यहाँ से लड़ने वाला हो। पहले गोहाना से लड़ा, आपके सामने है, और अब जाकर के बड़ौदा से खड़ा हो गया। पहले कहीं और से चला गया था वो, उसने, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, लोग सब समझ रहे हैं। वो तो कहते हैं कि बीजेपी खरीद लेती है, इसलिए खुद बड़ा होना पड़ता है।
ये तो उसी को पूछना है। सैनी साहब नमस्कार, मेरा नाम रोहित शर्मा है। अभी आपने कहा कि कोई किसान जजपा का है, कोई भाजपा का है, कोई इनेलो का है, अलग अलग पार्टियों से आपने किसान को जोड़ दिया। वैसे तो जोड़ना नहीं चाहिए, किसान तो किसान होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। और सेम डे सिरसा में एक कार्यक्रम रखा था इनेलो ने किसानों को लेकर, और उसी दिन कांग्रेस का भी एक बड़ा कार्यक्रम था, और उसी दिन दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव हो गया। वहाँ पे कौन सी पार्टी का किसान पहुंचा? देखिए, आपने जो ये कहा है भी किसान को पार्टी के साथ जोड़ दिया, मैंने किसान को पार्टी के नहीं साथ जोड़ा। किसान किसान है। मैंने ये कहा है कि कोई किसान जजपा में भी हो सकता है, कोई किसान बीजेपी में भी हो सकता है, कोई किसान कांग्रेस में भी हो सकता है। मैंने ये बात कही है। मैंने ये नहीं कहा भी किसान पार्टी के साथ जुड़ा है। हर व्यक्ति किसी न किसी दल में कहीं ना कहीं कोई किसी की आस्था हो सकती है, वो उसके साथ जुड़ा हो सकता है। परंतु जिस प्रकार से इन बिलों का विरोध किया गया वो कांग्रेस के द्वारा किया गया, और कांग्रेस द्वारा सुनियोजित तरीके से किया गया। लोगों को भ्रम में डाला गया। किसान को इसके बारे में अवगत कराना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, उसके बारे में भ्रम में डाल दिया। सीए का मुद्दा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर के आए। पूरे देश के अंदर लोगों को गुमराह करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। जो देश के हित में है, देश की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अगर समाधान हो रहा है और कांग्रेस उसके अंदर भी राजनीति देखती है। किसान राजनीति का अड्डा नहीं है, किसान की आय का सवाल था। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप लोकसभा के पटल पर चर्चा करें। तो जब ये बिल आया था, परंतु वहाँ उन लोगों ने चर्चा नहीं की। किसान में आके झूठ बोल दिया कि आपकी मंडी खत्म हो रही है, आपका एमएसपी खत्म हो रहा है। किसान भोला है, उनकी बातों में आ गया भ्रम है। कोरोना जैसा वैश्विक संकट था, उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आई है। परंतु हम गांव के अंदर जा रहे हैं, किसी किसान के अंदर भी किसी प्रकार की कोई भ्रम नहीं है, वो सब समझ रहे हैं। 1.5 साल बाद किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2022 में दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैंने कहा भी है कि इन 6 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 1.5 गुना उनकी आय बढ़ाने का काम किया है, और 2022 तक उनकी आय को दुगना करेंगे। एमएसपी को लेकर नहीं, आवाज चली जाएगी। एमएसपी को लेकर आप पंजाब सरकार की बात करें या राजस्थान सरकार की बात करें, उन्होंने गारंटी दे दी, तो आप भी गारंटी क्यों नहीं दे देते? उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पंजाब सरकार ने ये कहा है, उसने किसान को उलझाने का काम किया है, किसान को कमज़ोर करने का काम किया है। पंजाब सरकार ने जो उन्होंने अपना एक एक्ट बनाया है, ये शब्द लिखना चाहिए था, उन्होंने ये नहीं लिखना चाहिए था। अभी अगर कोई एमएसपी से कम पे खरीदेगा उसको 3 साल की सज़ा होगी, ये बात उन्होंने कही है। कैप्टन अमरिंदर ने, राहुल गांधी भी पंजाब में गए, हरियाणा में भी आए। मैं राहुल गांधी को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि अपनी पंजाब सरकार को एक बात कहें कि ये ना कहें भी कोई एमएसपी से कम खरीदेगा उसको 3 साल की सजा है। ये लिखे कि किसान की एमएसपी के ऊपर पंजाब सरकार खरीदेगी। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी किसान का बाजरा एमएसपी पे खरीद रहे हैं, किसान का कपास एमएसपी पे खरीद रहे हैं, किसान की सरसों एमएसपी पे खरीद रहे हैं, किसान की सूरजमुखी एमएसपी पे खरीद रहे हैं, किसान की दालें एमएसपी पे खरीद रहे हैं। राहुल गांधी को नजर नहीं आ रहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को बोले जहां पर कांग्रेस की सरकार है या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है कि वो भी किसान के इस फसल को एमएसपी पे खरीदे, किसान को गुमराह मत करें। आपने पार्टी का विरोध IMT लगाने का उसकी जमीन एक्वायरमेंट के लिए, एक्वायरमेंट तो गवर्नमेंट करके नहीं, तो किसानों से ऑप्शन मांगे गए, 24 गांव के किसानों से मांगे गए। अगर 24 गांव के 100 किसान जमीन देने के लिए आगे आ जाए तो क्या 100 IMT लगेंगे या इसी तरह से मिला के रहेगी? क्या कैसी क्या कार्य योजना आपके? नहीं, देखिए, उसकी सारी की सारी प्रपोजल वो बनी हुई है, और जो उसकी प्रपोजल बनी हुई है उस हिसाब से, क्योंकि IMT तो ज़मीन के ऊपर लगनी है, कहीं और तो लगेगी नहीं, और ज़मीन ज़मीन देगा तो वो लगेगी। और उसकी सारी जिस प्रकार की मैपिंग तैयार हुई है, IMT लगेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी देखिए, ने इससे अच्छी व्यवस्था क्या होगी कि किसानों से पूछकर उनकी ज़मीनें ली जा रही हैं।
सांसद जी, पुरानी कांग्रेस सरकार की तरह ये नहीं कि हमें ये ही चाहिए, ये हम ही लेंगे। आज 24 गांव के किसानों से पूछा गया है, एक व्यवस्था बनाएगी जहां के किसान ज़्यादा खुश होंगे, जहां किसानों की ज़्यादा सहमति होगी, उन्हीं गाँव की ज़मीनें ली जाएंगी। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसका भी आप लोगों को समाज में और सारी जगह प्रचार करना। सांसद जी, आपके कैंडिडेट का लगातार एक ट्वीट को लेकर विरोध किया जा रहा है, आरक्षण का उसमें एक जिक्र किया गया था, इस पर क्या कहना है? कितना सही है, कितना गलत है? और पुतला भी उसका फूका गया है आपके कैंडिडेट का, बैकवर्ड समाज की तरफ से। देखिए, ये इलेक्शन के अंदर जिस प्रकार की बातें खड़ी होती हैं, मेरे ख्याल से जब इलेक्शन चलता है तो उसके पिछले सारे रिकॉर्ड निकाल लिए जाते हैं, परंतु आप उसके अंदर भी जाइए जो उसने ट्वीट किया, उसने क्या कहा था। और जिन लोगों ने उसके बारे में इस प्रकार की अफवाह फैलाई है, उनका जो ट्वीट था आप उसको भी अध्ययन कर लीजिए भी उन्होंने क्या बात कही थी। उन्होंने इस प्रकार का कोई विषय नहीं कहा था, परंतु जो आरक्षण को लेकर के इसमें जो खबर छपी थी वो खबर भी, उसके पीछे कौन लोग थे वो भी आप ध्यान कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद आप सबका। सांसद साहब, पूछ लो पूछो सैनी साहब, एक एक पूछ लो। सांसद साहब इधर। 2-3 सांसद साहब, कांग्रेस सरकार में 3 से 4 लाख प्लॉट जो है दलित और पिछड़ा को दिए गए, तो जो आज लगभग 6 साल हो गए, आज तक उनको कब्जा नहीं मिला। उनको क्या कारण है कि आपकी सरकार आज तक उन प्लाटों को जो कांग्रेस ने दिए थे उन तक पहुंचा नहीं पाई? देखिए, जो आपने बात कही है उसके अंदर, क्योंकि कांग्रेस ने एक सस्ती लोकप्रियता हासिल तक की थी कि हम गरीब लोगों को प्लाट दे रहे हैं, और जो वो प्लाट दिए थे उन्होंने खाली कागज उनके हाथ में पकड़ा दिया था, परंतु उनको नाम रजिस्ट्री तक नहीं हुई थी, वो रजिस्ट्री भी कराने का काम उन्होंने। सैनी साहब, मैं रोहित सैनी हूँ, देसी छोरा रोहित के नाम से मशहूर है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ, अरे एक सुमित राणा का सवाल है, दोनों तक मेरा ये सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि किसान कांग्रेस पार्टी में भी है, इनेलो में भी है, जसपा का भी है, बीजेपी का भी है। किसान को जो उनकी कीमत है, उनका जो पसीना जो खेती वो करे हैं, जो वह पकाओ हमारे खातिर, उनको वही कीमत है जो उनका पसीना भाव है, वो पसीने की उनको कीमत मिल जाओ तो वो किसान किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं करें, वह किसान ही रहेंगे, वह नेता बनने की कोशिश नहीं करें। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ कि किसान की आय का बढ़ाने का अगर किसी ने उसका अपना सिस्टम खड़ा किया है तो नरेंद्र मोदी है। नहीं, आज से पहले तो किसान के नाम के ऊपर राजनीति होती रही है, किसान को गुमराह किया गया, परंतु आप लोग, मैंने इस बात की चर्चा की है कि 2014 के पहले का भी एमएसपी देख लीजिए और 2014 के बाद का भी एमएसपी देख लीजिए, कितना बढ़ाया। किसान को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, किसान के नाम की राजनीति नहीं की, किसान को मजबूत किया है। आप उसका भी आंकलन कर लीजिए। एक सुमित राणा से सवाल है मेरा। सुमित राणा कह रहे हैं, एक सवाल पूछ लो, बस एक सवाल पूछ लो। सुमित राणा का सर यही चलो हो गया। सुमित राणा जी, मेरा एक सवाल है कि आप कह रहे हो जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के उन पर चली है, और इनेलो पार्टी भी कह रही है जननायक चौधरी देवीलाल के नाम पे, और आदित्य देवलाल भी कह रहे हैं देवीलाल के नाम पे, रंजीत चौटाला भी कह रहे हैं। अब ये जनता क्या समझे कौन सा देवीलाल के नाम पे मांग रहा है? ये 4 पार्टियों में गए हुए हैं, चारों देवीलाल के नाम पे मांग रहे हैं। देखिए, जो हमारे समाज में शख्सियत हुई है, चाहे वो चौधरी देवीलाल हैं, चाहे सर छोटूराम हैं, चाहे BR अम्बेडकर जी हैं, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जो भी इस तरह की शख्सियतें हैं, वो किसी एक पार्टी से बंधी नहीं होती। वो तो पार्टी को देखनी है कि उन्हें किसकी विचारधारा को आगे बढ़ाना है, चाहे वो अभय सिंह जी कहें, चाहे आदित्य जी कहें, चाहे रणजीत जी कहें। एक वो पारिवारिक के नाते वो अलग बात है, लेकिन जनता इस बात को जानती है कि अगर चौधरी देवीलाल की नीतियों को
चौधरी देवलाल की नीतियों का विस्तार, चौधरी देवलाल को एक इंस्टीट्यूट कोई मानता है और उनका सच्चे पच्चनों में कोई चलता है तो जननायक जनता पार्टी है। जनता आज इस भ्रम में नहीं है कि चौधरी देवलाल को कौन कौन यूज़ करता है। जनता पार्टी जब किसी ऐसे कांग्रेस के जो पुराने नेता है उनकी कोई ऐसी मुख्य अतिथि आती तो उन्हें भी नमन करती है। वो महान आत्माएं हैं, वो समाज के लिए एक मिसाल है। उनको किसी पार्टी से बांधना ना किसी के बस की बात है, ना वो बन सकते। पूछो जी आपका अंतिम सवाल। सर मेरा सवाल है, कोरोना काल खत्म हो चुका है या अभी जारी है? अगर जारी है तो सिर्फ कोरोना किसानों पर या कोई विरोध प्रदर्शन करता है, कोई अपनी मांगे करता है, उन्हीं पे कोरोना लागू होता है या सभी पे? आपके भी घर में प्रदर्शन रोज हो रहे हैं, रोज रहने हो गए, रोज जनसभाएं हो गई, तो इसमें आपका क्या? नहीं देखिए, कोरोना खत्म हो गया तो उसका ऐलान करें खत्म हो चुका है, तो क्यों लागू है? ये देखिए, आपने जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लेकर के राष्ट्र को 6 बार संदेश दिया है और उनको जागरूक किया। इस अनलॉकडाउन के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। बाहर अगर हम जाएं भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढलाई नहीं, तो हमें तब तक सचेत रहने की आवश्यकता है। और लोग अब अपने कामों के ऊपर सामूहिक रूप से निकल चुके हैं। किसी प्रकार की लागू क्यों है? राजनीतिक लोगों को क्यों नहीं है? राजनीतिक लोग रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहाँ क्यों? देखिए, उसके अंदर मैंने कहा कि सचेत होने की आवश्यकता है। सचेत होने को क्यों किया जाता है? सभी आप सबका बहुत बहुत